जय हिंद दोस्तों। अभी नया नियम जो आया है कि आप अपने बैंक अकाउंट पर, सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना पैसा रख सकते हैं, कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना पैसा तक निकाल सकते हैं। ये जो नया गाइडलाइन आया है 2025 वाला, तो 2025 के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो को देखिए और पूरे चीजों को समझिए, अन्यथा आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है और आपको जवाब देना पड़ सकता है। देखिए, अधिकतर लोगों का यही सवाल होता था, पहले भी कई लोगों ने सवाल किया और अब भी ये सवाल है, लेकिन समय समय पर ये नियम गाइडलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से चेंज होता रहता है। तो ये नया गाइडलाइन सुनिए। आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, चाहे वो सरकारी किसी भी बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, तो ज्यादा डर रहता है कि कितना लेन देन कर सकते हैं। तो देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर, जो साल जिसको हम गिनते हैं, तो साल कब से गिनते हैं आपको बता दूं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 जो आएगा, ये एक साल जोड़ा जाएगा। फिर 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 आएगा, वो फिर एक साल जोड़ा जाएगा। तो ऐसे होता है फाइनेंशियल ईयर। सीधा भाषा में आप समझना चाहते हैं तो मार्च टू मार्च फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है। अब इसके बीच में मैं आपको बता दूं कि आपके पास अकाउंट है सेविंग अकाउंट, तो अब 20 लाख रुपया का लिमिट रखा गया। तो देखिए, ये अकाउंट जरूरी नहीं कि आपका एक अकाउंट है तो एक ही अकाउंट पर आप 20 लाख रुपया कर लेंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके पास अगर 2 सेविंग अकाउंट है, 3 सेविंग अकाउंट है, 4 सेविंग अकाउंट है या 1 सेविंग अकाउंट है, सारे अकाउंट को मिलाकर कैश में, कैश बता रहा हूं, कैश में 20 लाख रुपया तक एक फाइनेंशियल ईयर में आप जमा कर सकते हैं अपने अकाउंट पर। इस चीज को समझ लीजिए, 20 लाख रुपया आप कर दिया गया है, लेकिन सारे सेविंग अकाउंट मिलाकर। अब आप सोचेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कि सारे मिलाकर मैं 20 लाख कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जितने भी अकाउंट रहते हैं अलग अलग बैंकों में, पहले वाली बात नहीं रही, वो आपके आधार और पैन दोनों उसमें लिंक होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे एक क्लिक पे निकाल लेता है कि आपने टोटल अकाउंट मिलाकर कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना कैश जमा किया है। तो आपके पास जितने भी अकाउंट है सारे मिलाकर साल में 20 लाख रुपया आप कैश जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कैश जमा में क्या क्या आता है बात कर रहा हूं। आप एटीएम से भी जाकर, एटीएम में भी कैश जमा होता है आजकल आप जानते हैं, तो एटीएम से भी जाकर आप कैश जमा करते हैं, वो भी कैश में गिनती होता है। आप खुद से जाकर अपने बैंक में कैश जमा करते हैं, वो भी कैश में गिनती होता है। आपके अकाउंट पर कोई व्यक्ति और भी कैश जमा करता है, चाहे कोई पैसा भेजता है, लगाता है, आप जानते हैं, वो भी कैश में गिनती होता है। तो ये सारा मिलाकर आपको देखना है कि आपके सारे अकाउंट मिलाकर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। अब एक अकाउंट की बात करते हैं। एक अकाउंट पर मैक्सिमम 10 लाख रुपया तक आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं एक साल के अंदर में। वो 2-2 हजार करके करे, 2-2 लाख करके करे या 5-5 लाख करके 2 बार कर ले, कैसे भी करे, साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा एक सेविंग अकाउंट पर आप कैश जमा नहीं कर सकते हैं और सारे मिलाकर 20 से ज्यादा नहीं जमा कर सकते हैं। ये एक व्यक्ति के लिए। अब देखिए, उससे ज्यादा आप करेंगे तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, होता कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। 10 लाख से ज्यादा एक सेविंग अकाउंट पर आप जब कैश में जमा कर लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक क्या करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस कर देता है। वो आपको पूछ के नहीं करेगा, आपको बताएगा नहीं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके अकाउंट के साथ में नोटिस कर देता है कि इस अकाउंट पर 10 लाख रुपए से ज्यादा, 10.5 लाख, 11 लाख या 12 लाख रुपया इस साल में जमा हुआ। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है कि आपका स्टेटमेंट बैंक से लेकर पूरा खंगालता है कि कहाँ से जमा हुआ, किस तारीख को जमा हुआ था, किस तारीख को निकाला गया है। सारी चीज देखने के बाद आपको नोटिस करके आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसा आया कहाँ से, किस सोर्स से आया। नोटिस देने का मतलब ये नहीं कि आपको टैक्स जमा करना है, वो आपसे सोर्स पूछेगा। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किस काम के लिए था, आप अगर जवाब देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और संतुष्ट हो जाता है, तो फिर बात वहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ आपके जवाब से, आप उस पैसा के हिसाब नहीं दे पाए, तो फिर क्या है, आपको 70% से लेके 100% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब समझ लीजिए, जितना पैसा आपने लेन देन किया है 70% से स्टार्टिंग हो जाएगा आपका जुर्माना। मतलब टोटल के टोटल पैसा जुर्माना के रूप में इनकम टैक्स ले सकता है आपसे। हालांकि जुर्माना की राशि अलग अलग रकम पर अलग अलग है, सभी के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, मैंने आपको एवरेज बताया है। अब आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास सेविंग अकाउंट जो है, तो ऑनलाइन आप कितना भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, उसमें भी अगर इनकम टैक्स कभी नोटिस आपको कर देता है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होगा या फिर पैसे का सोर्स दिखाना होगा, ये पैसा आया कहां से और गया कहां से। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो अनलिमिटेड किया जा सकता है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट पर भी एक लिमिट होता है। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आप साल में अगर 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ का सेविंग अकाउंट पर अगर ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं
तो फिर आपको सोर्स दिखाना पड़ सकता है। हालांकि इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि बहुत अधिक सेविंग अकाउंट पर आपको ऑनलाइन भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, एक लिमिट में करना है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक भी हो सकता है ये, लेकिन ये करोड़ों में ट्रांजैक्शन जा रहा है साल का, तो फिर आपको इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, आपके मन में सवाल होगा कि अगर ज्यादा नहीं कर सकते कैश जमा या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए करेंट अकाउंट होता है। आप अगर अनलिमिटेड कैश भी जमा करना चाहते हैं, अनलिमिटेड आप ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो इसके लिए करेंट अकाउंट खुलता है। बहुत लोग ये सोचते हैं करेंट अकाउंट उन्हीं का खुलता है जिनका कोई बिजनेस होता है, जिनका कोई व्यापार होता है। तो वो बिजनेस का या व्यापार का जो अकाउंट करेंट अकाउंट खुलता है, तो वो दुकान के नाम से खुलता है, बिजनेस के नाम से खुलता है, कंपनी के नाम से खुलता है। लेकिन आप पर्सनली भी करेंट अकाउंट खुला सकते हैं। हर बैंक में एक बैंक अकाउंट खुलता है जो करेंट अकाउंट होता है। उस अकाउंट का नाम होता है इंडिविजुअल करेंट अकाउंट। वो इंडिविजुअल होता है, मतलब पर्सनल, वो आपके नाम से खुलेगा और वो रहेगा करेंट अकाउंट ही। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आपको नहीं देना होता है, ना जीएसटी, ना एमएसएमई, कुछ नहीं। और वो आपके नाम से करेंट अकाउंट खुल जाता है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। और उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आईटीआर आप फाइल करेंगे तो उसमें आप हिसाब दे देंगे कि ये पैसा आया कहाँ से था, गया कहाँ से, कितनी खर्च है आपको। तो आईटीआर फाइल करेंगे तो आप सारी चीज बताएंगे। तो उसके लिए आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट जरूर खुलवा ले, अगर नहीं है आपके पास तो। और बिजनेस वाले का जो करेंट अकाउंट खुलता है, तो उनमें क्या है, उनका जीएसटी लगता है, एमएसएमई भी लगता है, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, उनको बिजनेस का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, तब जाकर उनका बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट खुलता है। तो दोनों करेंट अकाउंट अलग अलग होता है। आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं और करेंट अकाउंट रखना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप सिर्फ सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, तो सेविंग अकाउंट को सेविंग अकाउंट की तरह ही यूज करें। करेंट अकाउंट को आप किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। खास तौर पर यह वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं, उन लोगों को बता रहा हूं जो अक्सर क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट पर ही अपना पैसा का तो लेन देन करते ही करते हैं, दूसरे का पैसा का भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो उन्हें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। और इनकम टैक्स का नोटिस का मतलब ये नहीं आप सोचेंगे कि ये जो आपको फाइनेंशियल ईयर गुजरा है तो इसके बाद आपको नोटिस आ जाएगा, आपसे जवाब लिया जाएगा। ऐसा होता है कि इस फाइनेंशियल ईयर का नोटिस हो सकता है आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेज दे। इसीलिए अगर आप गलती कर रहे हैं, नोटिस आपके पास नहीं आ रहा है, तो ये मत सोचे कि आपके पास नोटिस नहीं आएगा। अभी वर्तमान में कई लोग ऐसे हैं जिनको 2018, 2019, 2017 का फाइनेंशियल ईयर का जो ट्रांजेक्शन था उसका नोटिस अब आ रहा है, अब लोगों के पास आया है। तो आप गलती करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपसे पूछ सकता है और कभी भी आपसे जवाब ले सकता है और कभी भी आप पर पेनाल्टी कर सकता है, जुर्माना दे सकता है। अगर आप संतुष्ट लायक उनको जवाब नहीं देंगे, उन्हें उस पैसों का सोर्स अगर नहीं बता पाएंगे तो।